नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। हमारी खास पेशकश शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान हैं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिन्होंने अपने क्षेत्र के सतत विकास के लिए अहम योगदान दिए, जिनसे हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कमल शर्मा ने बातचीत की। तो आइए आपको सुनवाते हैं सांसद नरेश बंसल और ब्यूरो चीफ कमल शर्मा की खास बातचीत। नमस्कार। आज हमारे देहरादून स्टूडियो में हमारे विशेष प्रोग्राम शख्सियत में आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड से लोकप्रिय राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी आज उपस्थित हैं। मैं साधना प्लस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अगर आपके राजनीतिक जीवन में प्रकाश डाला जाए तो आप लंबे समय से आप लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहें, भारतीय जनता पार्टी कहें, विभिन्न पदों पर आपने भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का उत्तराखंड में काम किया है। आप 8 वर्ष की जब आपकी अल्प आयु थी, तभी से आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो शाखा होती है उसमें आपने जाना शुरू किया और इसके बाद लगातार आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाते रहे। आपने राम जन्मभूमि जो आंदोलन था उसमें भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मंदिर बनाने के लिए, श्री राम का मंदिर बनाने के लिए आपने लगातार आप संघर्ष करते रहे। आपने भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर काम किया। आपने प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के रूप में कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवाएं दी। लोकसभा चुनाव के दौरान आप प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष का आपने दायित्व निभाया। आप लगातार चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में आपने भारतीय जनता पार्टी की जनसभाओं को कई बार संबोधित किया। आपके कुशल नेतृत्व और लगातार आप जो आपने पार्टी को बढ़ाने का कार्य किया है, इसी के उपलक्ष्य में आपको भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2020 में आपको भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए आपको उम्मीदवार बनाया और आपने राज्यसभा में पहुंचकर उत्तराखंड की कई समस्याओं को लगातार राज्य हित में लगातार आप उठाते रहे हैं। आज हमारे बीच नरेश बंसल जी हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप हमारे बीच में पहुंचे हैं। साधना प्लस आपका स्वागत अभिनंदन करता है। बंसल जी आज हमारे यहाँ पीछे है। सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूं तो आज 2022 एक तरह से कहें तो चुनाव की पूरी तैयारियां अन्य पार्टी ने शुरू कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका में दिखाई देती है, चाहे वो संगठन का मामला हो, चाहे वो प्रचार का मामला हो, चाहे वो बैठकों का मामला हो और कहें तो जनसभाओं का मामला हो। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी 2022 में लगातार अग्रणी भूमिका निभा रही है। आपके संगठन का एक नारा है 60+ अब की बार। बंसल जी, ऐसा कौन सा फार्मूला है या ऐसा कौन सा रणनीति है? क्योंकि हम देखना चाहते हैं जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उस टाइम 57 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से आई थी। तो उस टाइम कहें तो मोदी जी का एक बहुत बड़ा रोल दिखाई दिया, जिसपे लोगों ने मोदी जी के नाम पे वोट डाला। लेकिन अगर हम कहें तो अब लगभग 5 साल बीत भी चुके हैं, कहीं ना कहीं सरकार की भी नाकामियां होती हैं, कई चीजें होती हैं और आज हम बात करें 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आई है और अब जो नारा है 70 से कहीं हटके 57 से 60 को आपने माना है। तो वो 60 की जो आपकी गिनती है वो किस फार्मूले में कैसे पूरी होगी, उसके लिए क्या रणनीति बनाई है आपने? देखिए, एक तो आपने स्वयं कहा है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहे बैठकों के रूप में हो, चाहे कार्यक्रमों के रूप में हो, सभाओं के रूप में हो, जनसंपर्क के रूप में हो, वो सब दलों से आगे दिखाई देती है। ये बात को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहती है। जो विद्यार्थी साल भर लगातार पढ़ता है
उसको परीक्षा के दिनों में बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन परीक्षा के दिनों में विशेष मेहनत वो भी करता है। जी जी जी। तो इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा चुनाव के समय, लेकिन हम तो 365 दिन जन सेवा के लिए काम करते हैं, इसलिए हमारा नारा भी है सेवा से संगठन। जब कोरोना में सारे पार्टियों के नेता घरों में घुस गए थे, बाहर नहीं निकले, तब हमारी पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता और बड़े नेता सब जनता के बीच में आकर उसकी सेवा कर रहे थे। भोजन जहां आवश्यकता थी भोजन पहुंचा रहे थे, जहां दवाइयां देनी थी दवाइयां पहुंचा रहे थे, जिनको हॉस्पिटल भेजना था हॉस्पिटल भेज रहे थे। सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट, सब चीजों का ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। इसलिए हमारा एक ही फार्मूला है कि सदैव जनता के बीच में रहना, जनता की समस्याओं का निदान करना। हम विपक्ष में रहते हैं तो धरने, प्रदर्शन, आंदोलन के माध्यम से करते हैं, और सत्ता में रहते हैं तो सत्ता के माध्यम से करते हैं। जनता का हम पर पूरा विश्वास है, जनता का हमको आशीर्वाद है। जनता ने देखा है कि ये ही एक पार्टी है जिसके कार्यकर्ता, नेता ईमानदारी से जन सेवा करते हैं। बाकी पार्टियां केवल राजनीतिक चुनाव लड़ने वाली पार्टी हैं। वो चुनाव के समय अपनी बातें करके, झूठे वादे करके, भ्रम फैला करके केवल सत्ता में आने का प्रयास करती है। तो हमारी और कोई, हमारा सीधा फार्मूला है जनता के बीच में रहना, जनता की समस्याओं का समाधान करना, जनता से संवाद करना। जनता हमको जो सुझाव देगी, हमने भी घोषणा पत्र के लिए भी 70 LED रथ निकाले हैं जहां पर हम जनता से सुझाव मांग रहे हैं कि आप बताइए 2025 का उत्तराखंड जब 25 साल का हो जाएगा कैसा होना चाहिए। जनता के सुझाव पर हम सरकार चलाएंगे, जनता के सुझाव पर घोषणा पत्र बनाएंगे। यही हमारा परिश्रम की पराकाष्ठा, ईमानदारी और जनसंवाद, ये हमारे फार्मूले हैं जिसके आधार पर हम 60 पार करेंगे। क्योंकि हर एक को अपना चुनौती में या परीक्षा में लक्ष्य तय करना होता है। हमने भी लक्ष्य तय किया है कि हम 60 को पार करेंगे, तो हम उसको पार करेंगे। सर जी, पर आप लगातार 57 से अब 60 पे आ गए, पहले 57 थी, अब आप 60 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को उठा रही है कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सारी नाकामियां रही, चाहे वो आप कोरोना का मामला ले, चाहे अन्य मामला ले, और 2-2, 3-3 आपको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। तो ऐसी क्या रही, और आप 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी आप 60 का दावा कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री बदलना कोई लोकतंत्र में बड़ी बात नहीं है जी। सरकार तो बीजेपी की रही ना जी। बीजेपी का ही कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, हमारे घर का मामला, हम किसको मुख्यमंत्री बनाए, कब बनाए जी। कोई ऐसा थोड़ी है कि 5 साल का परमानेंट हो गया जी। हम ना अच्छे से अच्छी सेवा देना चाहते हैं जनता को, और हमारे मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है। फिर भी हमें लगा कि एक नौजवान मुख्यमंत्री आना चाहिए, तो हम लेकर के आए उसको। हमारे जो मुख्यमंत्री पद से जो हटे हैं, उन्होंने कभी कोई असंतोष जाहिर नहीं किया, वो भी साथ में है। क्योंकि हर एक की इच्छा ये है बीजेपी में कि उत्तराखंड ये देवभूमि है, सैन्य भूमि है, ये देश का मार्गदर्शन करे, देश का नेतृत्व करे जी। तो आपने कहा कि 60 पार, तो 60 पर राज्य सरकार के कार्यकल्पों पे होगा या संगठन के दम पे, किस पे आप मानते हैं? सब कुछ मिलाकर होगा। हमारी सरकार का कार्यकाल उत्तम कार्यकाल है, निर्णय लेने वाली, पारदर्शी निर्णय लेने वाली, ईमानदार सरकार जिसने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, विकास के कार्यों को गति दी। डबल इंजन की सरकार ने जितने चहुमुखी विकास के काम इस 5 साल में हुए, आप उठाकर देख रहे हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश के साथ थे तब या अलग राज्य बना, कभी नहीं हुए। तो आप 60 का, जो आपने 60 प्लस का, ये पूरा करेंगे? निश्चित रूप से पूरा करेंगे, 60 पार, 60 का पूरा करेंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ परमानेंट नहीं होते मुख्यमंत्री, ये पार्टी का अपना मामला है। पर मैं सबसे बड़ी बात करूं, अगर जैसे आप कह रहे 60 पार आते हैं और फिर भाजपा की सरकार आती है, ये 60 आती है, 50 आती है, 36 आती है, बहुमत अगर लेती है, तो क्या ये मुख्यमंत्री फिर धामी होंगे या कहीं दूसरे भी हो सकते हैं? अब ये काम नहीं, हमारे मुख्यमंत्री को परमानेंट नहीं होता। देखो, अभी हम चुनाव में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है जी, उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं जी, वो हमको लीड कर रहे हैं जी। चुनाव के बाद सब जानते हैं, विधानमंडल दल की बैठक होती है, उसमें उनकी राय होती है, हाईकमान का पर्यवेक्षक होता है, हाईकमान से मशवरा करने के बाद जिसको हाईकमान ठीक समझता है वो मुख्यमंत्री होता है। मतलब चुनाव का जो नेतृत्व कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, और जब बहुमत आएगा
तो जो बैठक विधानमंडल बैठकों में था उसके बाद मुख्यमंत्री जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन करके, पार्टी की परंपरा और प्रक्रिया का पालन करके मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। और जब उनके नेतृत्व में जा रहे हैं तो सर्वाधिक संभावना उन्हीं की होती है। अच्छा, इस बार जो आप जो पिछली बार हम देख रहे थे जब भी चुनाव लड़ा गया कहीं अन्य राज्यों में हमने लगातार देखते भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है मोदी के नाम पे लड़ती है कि मोदी जी की है, मोदी जी की। आप यहाँ देख लीजिए, आपने लगातार दो उनकी जनसभाएं भी, एक देहरादून में भी हुई है और एक आपने हल्द्वानी में भी कराई है। तो अब जो 2022 का चुनाव होगा तो हम क्या मान के चले, यहाँ जो इस टाइम वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनके नेतृत्व में होगा या फिर वही मोदी का सहारा लेना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए? सहारे की बात नहीं है। आज हमें गर्व है कि हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है। विश्व के जितने सर्वे हुए हैं बड़े बड़े सारे देशों के नेता बहुत दूर है मोदी जी से। जो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है, भारत के जन जन में जो बसा हुआ है, भारत का जनमानस जिसको मानता है, हमारे पास वो नेता है, तो हम उसको साथ में लेकर क्यों नहीं चलेंगे? प्रदेश में मुख्यमंत्री जी हमारे पास है, हमारी पार्टी है, तो सब मिलकर के चलेंगे। मोदी जी का नेतृत्व हमारे साथ है, उनका नेतृत्व तो हमारा नेतृत्व है ही है उनका तो। जी, आप राज्यसभा में लगभग 1.25 साल का आपके पास राज्यसभा का लगभग समय हो गया और काफी आपने वहां सदन भी अटेंड किए होंगे, तो किस प्रकार की आपको वहां पर ऐसी कोई चुनौती दिखेगी? क्या आपका अनुभव रहा और क्या ऐसी, क्योंकि राज्यसभा में अलग कहीं ऐसे क्वेश्चन चीजें होती हैं, वहां का सदन अलग होता है, तो क्या चुनौतियां रही और आपकी क्या यहाँ की उत्तराखंड की समस्याओं को आपने उठाया जो आज तक हमें 1.25 साल में उसका कोई लाभ मिला हो? देखिए, राज्यसभा में निश्चित रूप से पहला सत्र कोरोना की भेंट चढ़ गया, हुआ नहीं। दूसरे सत्र में भी कोरोना का साया रहा। 3 सत्र अब तक आए हैं, चौथा अब होगा। तो लगभग आधा समय तो कोरोना की भेंट चढ़ गया और आधा समय विपक्ष के हंगामे के पास चला गया। जिस प्रकार से मैं एक कल्पना करके नहीं गया था राज्यसभा में। मैं राज्यसभा में एक कल्पना करके गया था कि अच्छे सभी दलों के अच्छे प्रमुख लोग वहां पर आते हैं और पार्टी भी उनकी उपयोगिता को समझती हैं, तो उनको चुनाव मैदान में ना उतार करके वहां पर लाते हैं कि एक अच्छा डिस्कशन वहां पर हो। मेरे दिमाग में ये छवि थी, ये अपेक्षा भी थी। लेकिन जिस प्रकार से मैंने निम्न स्तर का विपक्ष का हंगामा देखा है, बेल में जाना, चेयरमैन की कुर्सी की तरफ कागज फाड़ के उछालना, मंत्री के हाथ से कागज ले लेना, प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय नहीं कराने देना, बोलने नहीं देना, जबकि वो संवाद करने की जगह है, अपनी बात कहने की जगह है, बोलने की जगह है। तो मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ इसका। और फिर भी मैंने अपने यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको प्रश्नों के माध्यम से उठाया। प्रश्नकाल भी नहीं होने देते, लेकिन प्रश्न जो लग गए उनका लिखित उत्तर आता ही है, तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आए। विपक्ष जो वहां रहा उसने हंगामे करते, मतलब जो संवैधानिक एक चीज होती है उसकी परंपरा भी नहीं निभाई। क्या कहें? सबसे बड़ी बात है अब यहाँ 2022 का चुनाव हो गया और उसमें भी विपक्ष में खास तौर से कांग्रेस उसमें दोषी है। कांग्रेस दोषी मतलब कांग्रेस ने सदन को नहीं चलने दिया, उसकी गरिमा का पालन करने का काम नहीं किया, जबकि कांग्रेस मैं समझता हूं कम होने के बाद भी विपक्ष में सबसे बड़ा दल है। उनका ही लीडर ऑफ ओपोजिशन है। तो विपक्ष को संभालने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर ज्यादा है, बजाय संभालने के वो उन्होंने उसको उकसाने का काम किया। बंसल जी, सबसे बड़ी बात है कि अब 2022 का चुनाव हो गया कि अब लगातार एक तरह से कहें तो अब 2-4 दिन में आचार संहिता भी लग जाएगी जो चल रहा है, और एक तरह से चुनाव और अलग मूड में आ जाएगा। अलग अलग पार्टियां हैं, कहें तो कांग्रेस भी अपना जोर लगा रही, भारतीय जनता लगा रही, एक आम आदमी पार्टी भी यहाँ तीसरी पार्टी खड़े हुई है। तो हम बात करें कांग्रेस पार्टी को, सबसे बड़ी बात है अब हम 2022 की बात करें, जब तक लगातार हम यहाँ देखते रहते हैं कि उत्तराखंड या हिमाचल या जितनी भी छोटी स्टेटें हैं, तो लगातार ऐसा होता है कि एक बार पब्लिक इनको करती है, एक बार पब्लिक उसको चुनती है, एक बार इसको चुनती है। तो क्या मानते हैं कि इस मथक को आप क्या तोड़ पाएंगे? क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। जब आप कह रहे हैं कि 60 पार इस बार भी दूसरी बार हमारी सरकार आ रही है, तो वो क्या मिथक टूटेगा? क्या वो नहीं, वो मिथक है ही टूटने के लिए। वो मिथक टूटेगा ही टूटेगा और इसी बार टूटेगा
क्योंकि उससे पहले इस प्रकार की केंद्र की और प्रदेश की डबल इंजन की ऐसी सरकार नहीं थी जिसमें केंद्र का नेतृत्व विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और हमारा प्रदेश के अंदर नौजवान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। ऐसी जो युगल जोड़ी है, ये इससे पहले डबल इंजन की कोई सरकार नहीं थी और जनता की आकांक्षाओं को पूरी करने वाली नहीं थी, इसलिए उस प्रकार के मिथक बने होंगे। लेकिन ये मिथक इस बार टूटेगा, निश्चित रूप से टूटेगा। इसका मतलब ये मिथक तोड़ के भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है 2022 में, दोबारा रिपीट हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति को समय समय पर दिशा दी है और एजेंडा सेट किया है, चाहे हम विपक्ष में रहे चाहे हम पक्ष में रहे, भारत की राजनीति का हमने एजेंडा सेट किया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचती रही है, इस बार भी इतिहास रचेगी। सर, ये सबसे बड़ी बात कहें कि हम देखें जब चुनाव आते हैं तो लगातार आप ये देखते हो, जब चुनाव आता है कहीं लगातार हर विधानसभा से दावेदार करते हैं, 5-5, 7-7 दावेदार, 8 दावेदार आते हैं, तो एक बड़ी सरकार बनाने में एक अहम भूमिका यह भी रहती है कि अच्छे कैंडिडेट को टिकट मिले, तभी सरकार बनती है। क्योंकि अगर भले ही पार्टी का अपना वोट बैंक हो, पर ऐसे भी वोट बैंक होना चाहिए जो कैंडिडेट का भी अपना बैंक हो, उसका कहीं विरोध ना हो। पर हम देख रहे हैं कि लगातार इस बार ऐसे भी आ रहा है, कहीं जगह भारतीय जनता पार्टी लोग वोट डालने जाते हैं पर कैंडिडेटों का विरोध हो रहा है, कहीं हम जगह देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अब बार बार इस बार ये भी चल रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स चेंज भी होंगे, कुछ बदले भी जाएंगे, अदला बदली भी हो रही, वो भी हो रही है। जब कैंडिडेट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक को टिकट लेने वाले 10 होते हैं। तो जब ये हंगामे होते हैं या टिकट में चीजें होती हैं, तो ये क्या मान के चलें कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी में अच्छे कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, या जो ऊंची पहुंच होती है, जिनकी गणेश परिक्रमा होती है, उनको टिकट दे दिया जाए? तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जी। और कार्यकर्ता चूंकि 365 दिन पार्टी सक्रिय रहती है, नेता सक्रिय रहते हैं, तो कार्यकर्ता की सक्रियता ये सबके ध्यान में रहती है जी। उसकी कैसी छवि है ध्यान में रहता है। कुछ क्राइटेरिया बनाया उसका, कुछ है सर? क्राइटेरिया में अभी हमारे पार्टी की टीमें जा रही हैं, 11 तारीख तक सारा फीडबैक लेकर के आ रही हैं, कार्यकर्ताओं की क्या इच्छा है। पार्टी अपने सर्वे कराती है, पार्टी के सर्वे भी हैं और कार्यकर्ताओं की इच्छा भी आएगी। तो कुल मिलाकर के तय करके कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया जाए। जहां तक आपने कहा कि 8-10 रहते हैं, तो भाई राजनीति है, राजनीति में कोई सन्यासी तो आता नहीं। राजनीति में जो सन्यासी आता है वो भी चुनाव लड़ने आता है। राजनीति में पार्टी तो कई सन्यासी, भारतीय जनता पार्टी तो कई सन्यासी है। राजनीति में सन्यासी भी जो आता है वो चुनाव लड़ने आता है जी। तो कार्यकर्ताओं की इच्छा आकांक्षा होती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी में अधिकांश कार्यकर्ता अपने मन को पहले से ही समझा के रखते हैं कि भाई हमारा टिकट मांगना अधिकार है, हम टिकट मांगेंगे। लेकिन जिसका टिकट हो जाता है, सब लोग एकजुट होकर के उसके लिए काम करते हैं। एक आध अपवाद कहीं होता है, उसको समझाने की कोशिश होती है। अगर हम कहें तो कांग्रेस पार्टी ने एक ऐलान किया है कि जब आचार संहिता हो जाएगी तो लगभग हम 15 दिन के अंदर आधे से ज्यादा सूची, जो हमारी सर्वमान्य सूची है, वो हम जारी कर देंगे बहुत जल्दी, ताकि कैंडिडेटों को टिकट मिल सके, जल्दी समय मिल सके और अपने क्षेत्र में काम कर सकें। तो आपकी क्या लगता है कि आपके यहाँ कब पहली सूची जारी होने या कब तक हो सकती है, क्या है? देखिए, हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जब छोटी पार्टी भी थी तब भी हमने प्रक्रियाओं का पालन किया। हमारी पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी तो है नहीं कि चाहे जिसको टिकट जारी कर दिया। सब जगह तो एक आदमी है ना जारी करने वाला। हमारा तो पूरा संसदीय बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है। अभी हमारी पार्टी की प्रदेश की टीमें सब जगह जा रही हैं, हर जिले में फीडबैक लेकर के आ रही हैं। फिर हमारी प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें पैनल बनेगा। कहीं पर जैसे आपने खुद कहा, कहीं 8 है, कहीं 10 है, कहीं 3 है, होते हैं। तो हम उसमें से कोशिश करेंगे जितना कम से कम 3 तक लाने की कोशिश करेंगे। फिर वो 3 तक भी अगर हमने बनाया तो भी सूची पूरी केंद्र में जाती है जी। अगर 10 कैंडिडेट हैं तो 10 के 10 जाते हैं, फिर 3 का पैनल हो जाता है। हमारा पैनल साथ में जाएगा, सूची भी जाएगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में जी। उन 3 के पैनल पर अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड सहमत नहीं होता तो सूची में जितने नाम है उनको देख सकता है जी, उन पर विचार कर सकता है जी। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस दिन बैठक होगी और उत्तराखंड का नंबर होगा जी, तो वहां पर सारा डिस्कशन होगा, उसके बाद सूची जारी होगी।
2022 चुनाव में आप कांग्रेस को कितना चुनौती मानते हैं? जब हम 60 पार जा रहे हैं तो चुनौती कहां है? लेकिन दंगल में जो भी है वो पहलवान कमजोर है, वो है। जब लड़ना है तो कम से कम दर्शकों को भी आनंद आना चाहिए कुश्ती का, इसलिए हम उतनी चुनौती मानते हैं। पर अब कहें तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि अब तीसरी पार्टी भी यहाँ आम आदमी पार्टी भी एक तरह से कूद चुकी है, जो जिसकी सरकार दिल्ली में हम कहें तो 10 साल से लगातार चल रही है। यहाँ भी वो आ रहे हैं और कहीं आप देखो लुभाव ने एक बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, बिजली फ्री है, 1 करोड़ रुपए का अभी घोषणा करके था, अगर किसी परिवार को किसी सैनिक या किसी पुलिस वाले रहते 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, उसको नौकरी दी जाएगी, बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। तो अभी कहीं कहीं बड़ी घोषणाएं आम आदमी पार्टी ने करी है। क्या मानते हो इन घोषणाओं पर यहाँ की जनता पर कितना प्रभाव डालेगी और इस आम आदमी पार्टी को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? उत्तराखंड की जनता देवतुल्य जनता है, बहुत समझदार है। वो किसी भुलावे में घोषणाओं में नहीं आने वाली। उसने देखा है 5 साल की हमारी सरकार में किस प्रकार से हमने रोड कनेक्टिविटी बनाई है। ऑल वेदर रोड एक सपना था, आज चाइना बॉर्डर तक हम रोड पहुंचा रहे हैं। 4 धाम ऋषिकेश का ये 40 साल पुरानी जो केवल मांगे थी उनको हमने मूर्त रूप देने का काम किया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग आज बनती हुई दिखाई दे रही है, हमेशा मांगते ही थे। लखवाड़ व्यासी जिसकी बांध की बात हो रही 91 का स्वीकृत है, आज उसको मंजूरी मिल गई है। तो हम सारी, चाहे वो बेरोजगारी दूर करने के लिए हो, पलायन दूर करने के लिए हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, पर्यटन को बढ़ावा हो, तीर्थाटन को बढ़ावा हो, स्वरोजगार देने का काम हो, किसानी बढ़ाने का काम हो, सब में पुरस्कार मिले। कृषि कर्मणा पुरस्कार लगातार 3 साल मिला है। तो इस प्रकार का काम सबने देखा है हमारा। तो जब टेस्टेड आदमी सामने है तो दूसरे के भुलावे पर दाव क्यों लगाएगा कोई? पर एक बात है बंसल जी, अगर हम बात कहें, आपने कहा उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी जनता है, दिल्ली की भी सब पढ़ी लिखी है और दिल्ली में तो एक से एक एजुकेशन है, या कहीं कहां से आदमी, पूरे भारतवर्ष का आदमी वहां पर है, पर वहां भी घोषणाओं के चक्कर में 10 साल जनता वहां बेवकूफ बन रही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बेवकूफ बन रही है। हाँ। उसके लिए कांग्रेस, बसपा, सपा ये दोषी जी। क्योंकि जिस समय वहां पर मिलीजुली सरकार सबसे बड़े हम थे। 32 सीटें हमारी आई थी, 28 आम आदमी पार्टी की थी, 12 सीटें कांग्रेस की थी। सपा बसपा का शिफ्ट हो गया, इन्होंने अपने वजूद को बनाए नहीं रखा, उनके साथ सरकार बनाई, उसने 8 महीने सरकार चला के घोषित कर दी, इनका सारा वोट बैंक उधर चला गया। हमारा वोट नहीं घटा, लेकिन इनका वोट बैंक शिफ्ट हो गया, उसके कारण वहां सरकार बन गई। अब ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। तो आप कहना चाहते हैं जो आम आदमी पार्टी 300 बिजली यूनिट, पानी फ्री, किसानों को फ्री, इसका कोई जनता पे असर नहीं है? के लोग देखेंगे ना कि वहां क्या किया। जिस स्कूल की बात करते हैं वहां पशु घूम रहे हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं उनमें ताले पड़े हुए हैं। कोरोना में दिखाई नहीं दिया, अमित शाह जी ने आगे आकर के कोरोना को संभाला वहां पर। तो खाली बोलना उनको तो लोग उसी पे जानते हैं। उन्होंने घोषणा तो ये भी की थी कि मैं बंगला नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, और सब ले लिया। क्या हुआ उस घोषणा का? तो उनकी घोषणाएं इसी प्रकार के, वो केवल अपने आप खाने कमाने के लिए घोषणाएं करते हैं, लोगों को भ्रमाने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड की जनता उस भ्रम में नहीं आई। तो एक भी सीट नहीं जीतेगी आम आदमी पार्टी? निश्चित रूप से जीरो, खाता नहीं खुलेगा, मैं दावा कर रहा हूं आपके चैनल पे। मतलब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का जीरो खाता ही नहीं खुलेगा? खाता ही नहीं खुलेगा। केवल वोट कटुआ की भूमिका में आम आदमी आपको दिखाई देगी जिस समय आप एनालिसिस करेंगे। पंजाब की घटना कहें जो इतनी बड़ी सुर्खियों में है, वहां भी देखा जाए तो फिर वो विरोध, ऐसा क्यों? अब आप समझ सकते हैं, जब किसानों के, मोदी जी का भाषण देखिए, किसानों के हित में हम 3 बिल लाए। देश में अधिकांश जगह कहीं कुछ नहीं था, लेकिन किसानों के हित में लाए। पर जब हमने देखा कि आंदोलन इस रूप में जा रहा है, राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, तो मोदी जी ने माफी मांग करके और ये कहा कि राष्ट्र हित में हम वापस ले रहे हैं। राष्ट्र हित में हम अपनी कोई ईगो नहीं रखते, राष्ट्र हित में वापस लिया है, किसानों के हित में लाए थे, उनको नहीं स्वीकार हुआ, नहीं समझ में आया, हमने वापस ले लिया। तो उसके बावजूद अगर जिनका विरोध है, वो ये बताता है कि जब वो वापस ले लिया, तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, आंदोलन होना ही नहीं चाहिए था, समिति भी बना दी थी,
लेकिन वो प्रायोजित आंदोलन था, हुआ। लेकिन अब जो उस प्रकार का विरोध कर रहे हैं, इससे मंशा समझ में आती है कि आंदोलन क्यों था। कृषि कानून को लेकर के था या क्यों था। कुछ लोग मोदी विरोध, भाजपा विरोध करते करते राष्ट्र विरोध तक चले गए हैं। जनता उनको पहचान रही है, जनता उनको सबक सिखाई। धन्यवाद सर जी, आज हमारे स्टूडियो में आप पहुंचे, आपका आभार। जिस बेबाकी से आपने भारतीय जनता पार्टी के कहें तो बचाव में जो तीखे जो सवालों का आपने जो जवाब दिया है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आपके इन बचाव का लाभ मिलेगा। आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, मैं साधना प्लस परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को आने वाली मकर संक्रांति की, लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।